हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड लेक्चर में आज हम आपको कुछ बेसिक के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो कि इस चैप्टर में या फिर आगे आने वाले चैप्टर में हमें वो सब कॉन्सेप्ट बड़ा परेशान करते हैं। तो आइए एक एक करके हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर हम क्या समझने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक्सप्लेनेशन। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत ही काम आने वाली हैं आगे चल कर के। तो आइए वन बाय वन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। याद करिए, मैंने आपको पहले वीडियो में ये बताया था जब हम आपको वर्क फंक्शन पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ये आपको याद होगी। अगर जिसने नहीं देखी है तो वो देखेगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी मटेरियल से जो निकाला जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको एक बात हमेशा बताई थी कि इलेक्ट्रॉन ही किसी बॉडी के अंदर आ सकता है या किसी बॉडी से बाहर जा सकता है। ऐसी परमिशन सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को है और किसी को भी नहीं है। तो उसी बात को हमको समझना है कि वाई ओनली इलेक्ट्रॉन कम्स आउट नॉट प्रोटॉन। हम कहीं भी देखते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर आता है। या इसी बात में मैं एक बात और आपको ऐड कर दूं कि केवल इलेक्ट्रॉन ही किसी बॉडी के अंदर क्यों जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के अंदर जाएगा तो पक्का है दूसरी वाली बॉडी से वो इलेक्ट्रॉन निकल करके ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ क्यों इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाता है, प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं जाता है। आइए इस लॉजिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही आखिर बाहर क्यों जाता है, इसको समझने के लिए आप इस फिगर पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये एक बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है, ये आप इसको ध्यान से सही से देख पा रहे होंगे। ये एक बॉडी है। अच्छा, कोई भी बॉडी एटम एटम से मिलकर बनती है। ये भी एटम है, एटम है, एटम है, एटम है, एटम 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 एटम, बहुत ढेर सारे एटम हैं। अच्छा, आइए हम एटम के अंदर चलते हैं। अब एटम के अंदर आपको ये पता है कि ये जो ब्लैक कलर का है ये इसका न्यूक्लियस है। ये ब्लैक कलर का इसका न्यूक्लियस है, ये भी इसका क्या है, न्यूक्लियस है। और आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता रहता है। तो इतनी बात हमें समझ में आती है। ये सब बातें हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम इसी में से एक एटम को थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको अकेले ये फिगर बनाते हैं और बना करके आइए इसके बारे में थोड़ी हम स्टडी करते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। आपने देखा कि हम उस मैटर में से या उस बॉडी में से हम एक इलेक्ट्रॉन एक एटम यहाँ पर ला करके रख दिए और मैंने इसको जूम कर दिया, बड़ा जूम कर दिया। तो जो बात वहाँ पर थी यही बात यहाँ पर भी है कि ये सबसे अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और ये इसके क्या हैं, ऑर्बिट हैं। और ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, ये लॉजिकल है कि सपोज़ करिए आप एक एटम पकड़ करके यहाँ पर ले आए और मैं आपसे कहूँ कि आप ज़रा इस एटम पर अटैक करिए।
मान लीजिए कि आप यहाँ से आ रहे हैं और आप इस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रहे आप यहाँ अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ आप आएंगे तो आपको सबसे आउटर मोस्ट सेल मिलेगी और वो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। तो वैसे ही लॉजिकली बताइए, आप बिना इससे इंटरेक्ट हुए या इससे लड़ाई लड़े आप अंदर तो नहीं जा सकते। जब तक आप इसको नहीं ब्रेक करेंगे तब आप इसमें नहीं जा सकते। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आप इसमें जाएंगे, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तब आप इसमें जाएंगे, और जब आप इनको ब्रेक कर देंगे तब आप जो यहाँ पर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करेंगे। तो कहने का मतलब आप ये लॉजिकली सोच सकते हैं कि जो ये प्रोटॉन अंदर बैठा हुआ है, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रोटॉन कितना अंदर बैठा हुआ है। इसको हम यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस प्रोटॉन तक पहुँचने के लिए हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए अगर हम कोई चीज़ अटैक करते भी हैं या कहीं कोई इंटरेक्शन करते भी हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकाला जा सकता है। प्रोटॉन निकाला जा सकता है, वो बहुत कठिन प्रोसेस है, वो सिंपल प्रोसेस नहीं है। इसलिए जो जेन्युइन प्रोसेस है कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है, तो इसका सीधा और सिंपल आंसर है कि इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट सेल में बैठा हुआ है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो आप इसका कई लॉजिक दे सकते हैं। पहला लॉजिक तो यही कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ही आखिर बाहर क्यों निकलता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऑर्बिट के सबसे आउटर में पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो सबसे आउटर में पाया जाता है, अगर अटैक होगा बाहर से तो सबसे जो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन है या जो इलेक्ट्रॉन हैं यही इफ़ेक्टेड होंगे, इसीलिए यही इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं। अच्छा, अब वही बात है कि दूसरा रीजन कि आखिर प्रोटॉन को हम क्यों नहीं निकाल सकते। अरे भाई, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि प्रोटॉन को निकालना यहाँ बड़ा मुश्किल काम है। एक तो हमें 1 2 3 4 लेयर क्रॉस करनी है, ऊपर से ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है। तो इसका मतलब इस प्रोटॉन को निकालना उतना आसान काम नहीं है। अच्छा, तीसरा रीज़न ये हुआ कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत भारी होता है, वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत भारी होता है। अगर मान लीजिए आप किसी तरीके से अगर अंदर पहुंच भी गए तो एक तो ये भारी भी है, इसको तब वहाँ से ले जाना और मुश्किल है। तो आप सोचिए कि जो प्रोटॉन है वो कितनी प्रोटेक्शन में है। पहली बात तो वो सबसे इंटरनल पार्ट में बैठा हुआ है, कई लेयर्स के अंदर हैं, और दूसरा वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है, और तीसरा वो बहुत भारी भी है, या आप कह सकते हैं उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप वहाँ तक पहुँच भी गए तो आप उससे मास लड़ाई लड़ेंगे। अगर भाई किसी चीज़ को अगर आपको ले जाना है, एक हल्का पार्टिकल है, एक भारी पार्टिकल है, तो आप हल्के पार्टिकल को प्रेफर करेंगे वो कहीं पर ले आने के लिए, आपकी कम एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर आप प्रोटॉन के पास जाएंगे तो उसका जो मास है वो भारी है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है, ना कि प्रोटॉन। तो इसका रीज़न क्या हुआ, पहला ये कि इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट सेल में रहता है। अच्छा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है। अच्छा, अब कोई अगर आपसे पूछे ये बताइए कि प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन क्यों बाहर नहीं निकलता।
अरे भाई, प्रोटॉन एक तो सबसे इंटरनल में है, यहाँ पर प्रोटॉन है। प्रोटॉन को तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कई लेयर्स के अंदर हैं, लेयर को ब्रेक करिए, फिर यहाँ पर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक करिए, उतना ब्रेक कर ले तो ऊपर से ये बहुत भारी। तो कहने का मतलब यहाँ मेहनत ही मेहनत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आखिर इस बला में कौन पड़े, अच्छा यही है इलेक्ट्रॉन को ही निकालो, हमारा काम आसान रहेगा। और नेचर में काम वही होता है कि जो आसान रहे, जिसमें कम काम करना पड़े, तो वो इलेक्ट्रॉन ही है। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, हमने ये पहला समझ लिया कि वाई ओनली इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट नॉट प्रोटॉन, ये बात हमने समझ ली। अब इसी में दूसरी बात यहीं पर भी समझ लीजिए कि व्हाट इज़ मीन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, आइए इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं कि ये जो है क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने एटम के ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, आप ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने इस वाले एटम को छोड़ करके बैठा हुआ है, ये फ्री है। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने इस वाले एटम के ऑर्बिट को छोड़ करके बैठा हुआ है, ये ऑर्बिट में नहीं है, ये फ्री है। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने एटम के ऑर्बिट को छोड़ करके बैठा हुआ है, ये फ्री है, ये वाला फ्री है। तो इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोई आपसे अगर पूछे कि आखिर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप इसका जवाब देंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एटम के ऑर्बिट को छोड़ करके बैठता है, वो अपनी ऑर्बिट में नहीं रहता है। अगर वो अपनी ऑर्बिट में रहेगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जाएगा। अगर वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके उसी मटेरियल में कहीं पर इधर उधर रहेगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका सीधा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए अगर आप गलियों में रह रहे हैं तो गली में सबके घर बने होते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि गली में सबके घर बने होते हैं। मान लीजिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये गली है, ऐसे है, तो यहाँ पर सबके घर बने होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर भी ऐसे ऐसे, तो ये सब घर बने हैं। अच्छा, अब सपोज़ करिए कि यहाँ पर कोई एक आदमी यहाँ पर अपने घर में है, यहाँ पर अपने घर में है, यहाँ 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 अपने घर में है, सब लोग अपने अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं। और ये रोड है, ये क्या है, रोड है, सब अपने दरवाजे पर खड़े हैं। तो अभी सब अपने घर में हैं, इनको फ्री नहीं बोला जाएगा। ये भी अपने घर में है, फ्री नहीं बोला जाएगा, ये भी अपने घर में है, फ्री नहीं बोला जाएगा, ये भी अपने घर में है, फ्री नहीं बोला जाएगा। अगर यहीं में से एक इंसान यहाँ से निकल करके यहाँ घूमने लगे तो इसका मतलब कि वो अपने घर के बॉर्डर को छोड़ चुका है, ये यहाँ पहुँच चुका है, अब ये फ्री हो गया है। अगर ये भी यहाँ पहुँच जाए तो इसका मतलब ये फ्री हो गया है, ये फ्री हो गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये ऐसे है और ये ऐसे एक एटम है, ये क्या है, एटम है, और आपको पता है कि ये इसका न्यूक्लियस है, चलिए, और आपको ये भी पता है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, अभी जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन अभी अपने ऑर्बिट में है। तो जब ये अपने ऑर्बिट में है तो अभी ये फ्री नहीं है। अगर किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन हल्के से निकल करके अपना ऑर्बिट छोड़ करके यहाँ पहुँच जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा,
ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता कैसे है, कैसे हम लोग इसको पाएंगे? तो इसका सिंपल है कि अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, आपको ये पता है कि अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो बॉन्डिंग है वो धीरे 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 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, बाद में वो अलग अलग होने लगते हैं। वैसे ही अगर हम किसी भी एटम का या किसी भी मटेरियल का क्या बढ़ाएं, उसको हीट दे करके उसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और एक समय आएगा कि ये हल्का से ऐसे टूट करके थोड़ा यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। तो इसका मतलब इसने अपना ऑर्बिट छोड़ दिया, अपना ऑर्बिट छोड़ दिया। तो इसीलिए अब ये क्या बन गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनने की तरफ हम लोग आगे चलते चले जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने समझ लिया ये पहला पॉइंट कि वाई ओनली इलेक्ट्रॉन कम्स आउट नॉट प्रोटॉन, और व्हाट इज़ द मीन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये दो बातें हम लोगों ने समझ ली। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो हमें ये समझना है कि वाई चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव, क्यों चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव नेचर के होते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो आइए हम लोग ये लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। ये लॉजिक समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। इस कहानी को आप ऐसे ही सुनिएगा तो आपको ठीक से समझ में आने वाला है। मैंने आपको बताया था कि किसी बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, किसी बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं, तो ये बात आप कैसे पहचानेंगे? तो आप कहेंगे कि इस वाली बॉडी को हम किसी दूसरी वाली बॉडी के पास अगर ले जाएं, अगर ये यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन करने लगे तो समझ जाइए कि इस बॉडी के पास क्या है, चार्ज है। अच्छा, अब समस्या ये है कि हमें चार्ज का नेचर नहीं पता कि आखिर वो चार्ज करता क्या है। तो जब इसकी नई नई डिस्कवरी हुई तो इसके बारे में हमें बहुत पता नहीं था। हाँ, इतना पता था कि या तो अट्रैक्शन करे या तो रिपल्सन करे, तो इसका मतलब कि वो चार्ज है। अच्छा, अब हमें इसके बारे में बहुत पता नहीं था। तो एक कहानी हम आपको बताते हैं, फिर बाद में हम उसको चार्ज से जोड़ेंगे। कहानी ये है, हम ये कहानी क्यों बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव और निगेटिव नेचर का क्यों होता है। इसको पॉजिटिव और निगेटिव लॉजिक रखने का क्या कारण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सपोज़ करिए कि आप बहुत पैसे वाले इंसान बन गए। चलिए, बन गए। अब आपकी जान को खतरा है, आपको कोई मार सकता है। तो आपने एक काम किया, आपने अपने साथ एक बॉडीगार्ड रख लिया। ये बॉडीगार्ड आपने रख लिया, ये हैं आप, ये आप हैं। अच्छा, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे कि चलिए कि कम से कम ये वाला जो बॉडीगार्ड है ये हमारी सुरक्षा करेगा। ठीक है, कुछ देर और बीता, आप और ज़्यादा पैसे वाले हो गए, तो आपको लगा कि नहीं, आपकी जान को और ख़तरा है, तो आपने एक और बॉडीगार्ड रख लिया। चलिए, रख लिया। आप तो खुश हैं, क्या सोचकर खुश हैं? यार चलो, कम से कम हमारी ताकत बढ़ गई है। पहले मेरे पास एक बॉडीगार्ड था, अब मेरे पास दो बॉडीगार्ड हैं।
दो बॉडीगार्ड हैं तो हमारी ज़्यादा सुरक्षा होगी, हमारी ताकत बढ़ गई है। अच्छा, लेकिन उसके पीछे एक राज है। राज ये है कि जो ये दोनों बॉडीगार्ड हैं, ये एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं। ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इनकी आपस में पहले से ही कोई भारी भरकम लड़ाई है, और ये बात आपको नहीं पता है। जब भी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ये स्वयं ही लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं आपस में। मतलब ये वाला बॉडीगार्ड इसको मारने की कोशिश करता है, ये वाला बॉडीगार्ड इसको मारने की कोशिश करता है। आप 2 मिनट के लिए सोचिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड रखे थे। आप सोच रहे थे कि अगर एक बॉडीगार्ड से हमारी कम ताकत है तो हमको 2 रख लेना चाहिए। लेकिन आप उनकी ये लड़ाई देख करके परेशान हो गए कि हम तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 2 बॉडीगार्ड रखे थे, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों बॉडीगार्ड एक दूसरे को मारने की फिराक में हैं। ये वाला इसको ख़त्म कर देना चाहता है और ये वाला इसको ख़त्म कर देना चाहता है। तो आप सही सही बताइए, क्या आपकी ताकत बढ़ी? तो इसका आंसर है नहीं। आप जो सोच करके लाए थे इन 2 बॉडीगार्ड को, जो आप सोच करके लाए थे कि हमारी ताकत बढ़ गई, वास्तव में आपकी ताकत बढ़ी नहीं। जो एक आपने रखा था वो तो अच्छा था, लेकिन दूसरे के लाने से आपकी ताकत एकदम ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों की लड़ाई तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। जब इनकी दोनों की लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है तो भला वो आपकी सुरक्षा कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, जैसे इंसान के अंदर नेचर होता है, ये वाला इंसान एक नेचर का है और ये वाला इंसान जस्ट उसके अपोजिट नेचर का है। ये कौन सा अपोजिट नेचर का है? जब अपोजिट नेचर का रहेगा तो आपको जो रिजल्ट मिलना था, रिजल्ट क्या था? आपकी सुरक्षा। वो आपका रिजल्ट 0 हो गया, क्योंकि इन दोनों की आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। तो सेम ऐसे ही चार्ज के साथ हुआ कि मैंने देखा। अब चार्ज के साथ क्या हुआ? चार्ज के साथ ये हुआ कि सपोज़ करिए कि मेरे पास एक बॉडी है। अच्छा, मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, ठीक है। ये वाली बॉडी भी चार्ज है और ये वाली बॉडी भी चार्ज है। एक यहाँ कोई तीसरी बॉडी थी, ठीक है। हमको पहले ये वाली बॉडी मिली, हम इस चार्ज बॉडी को इस वाली बॉडी के पास ले गए तो हमने देखा अच्छा ये तो इसको अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक चीज़ कर रहा है। ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिपल कर रहा है। हम बहुत खुश हुए, हम और आगे बढ़े, हमको एक और बॉडी मिली, हम इसको फिर से इस वाली बॉडी के पास ले गए तो हम और खुश हो गए, अरे ये भी इसको अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है, कुछ कर रहा है, अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है। तो हम खुश हो गए। हमको लगा कि चलो अब तो मेरे पास 2-2 चार्ज आ गए, हमारा काम और बड़ा हो गया। लेकिन हुआ ये, जब आपने दोनों को कंबाइन किया, ये चार्ज जो आपने अलग अलग पाया था, आपने इस चार्ज को कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया, जब आपने कंबाइन कर दिया तो आपको लगा कि चलो मेरी ताकत बढ़ गई। अब ये खींचने या ढकेलने वाला काम या रिपल्सन वाला काम और अच्छे से हो गया। तो आप फिर से बहुत खुश हुए और इन दोनों को मिला करके अपनी ताकत को बढ़ाने का समझ करके आप इनके पास ले गए। आपने देखा अब ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आप परेशान हो गए। अब ये तो वही बात हुई कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को जब आपने मिलाया होगा तो इसका मतलब अगर ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये पक्का है कि ये अपोजिट नेचर के हैं।
ये पक्का है ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये पक्का है ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए हैं, इसीलिए शायद ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक दूसरे को कोई कैंसिल करेगा तो भला कैसे? एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए तो ये पक्का ही है, अगर एक पॉजिटिव नेचर का है और एक निगेटिव नेचर का है तो पॉजिटिव नेचर ही एक निगेटिव को ख़त्म कर सकता है। इसी लॉजिक के बेस पर चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव बनाया गया। अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव क्यों बनाया गया? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक मैथमेटिकल टर्म है और हमें ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फ़िज़िक्स का बहुत ही अच्छा नाता होता है मैथमेटिक्स से। कोई भी फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट बिना मैथमेटिक्स के नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए जो ये चार्ज था, जो एक चार्ज की जो एक फ़िज़िक्स में जो एक बॉडी थी, जो एक कॉन्सेप्ट था, उसको हमने मैथमेटिकल टर्म पॉजिटिव और निगेटिव से जोड़ दिया। अच्छा, तो आइए हम लोग आज अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि व्हाट इज़ मीन ऑफ चार्ज एंड नेट चार्ज। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ये सब कब बोलते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि ये बॉडी चार्ज है, कभी बोलेंगे इस बॉडी पर नेट चार्ज है, कभी बोलते हैं इस बॉडी पर नेट चार्ज है, कभी बोलते हैं इस बॉडी पर चार्ज है, कभी बोलते हैं चार्ज है, कभी बोलते हैं नेट चार्ज है। तो आज हमें इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना है कि हम कब बोलेंगे कि इस बॉडी के पास चार्ज है, कब बोलेंगे कि इस बॉडी के पास नेट चार्ज है। तो इस बात को हमको समझने के लिए आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, या सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। कब बोलेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कब बोलेंगे किसी बॉडी के पास चार्ज है और कब बोलेंगे किसी बॉडी के पास नेट चार्ज है। ये दोनों बड़ा ही इम्पोर्टेंट टर्म है, बात दोनों एक है, लेकिन थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना ज़रूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं, जब हम उसे सिंगल मानते हैं या सिंगल होता है, तब हम वहाँ चार्ज टर्म का उपयोग करते हैं। अच्छा, जब हम ढेर सारे चार्ज कहीं इकट्ठा हों, कहीं पर ढेर सारे चार्ज इकट्ठा हों, तो वहाँ पर हम लोग नेट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर कहीं पर कोई एक सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज, तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ सिंगल है तो इसके पास चार्ज है कि नहीं, हम इसको सीधा बोलेंगे हाँ इस पर चार्ज बोलेंगे, ऐसा। अच्छा, जब ढेर सारा कहीं पर चार्ज ही चार्ज हो, क्या हो, चार्ज ही चार्ज, जब ढेर सारे चार्ज हों तो वहाँ पर हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं नेट चार्ज का। अब इसका क्या मतलब है, आइए अब इसको हम समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, अब आप यहाँ आइए, अब इसको आप ध्यान से सुनिए। ये देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए, सपोज़ करिए आप सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक सिंगल, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, केवल आप इसी को देखिए, बस सिंगल है। अगर ये सिंगल है तो, और ये इलेक्ट्रॉन भी है, ये सिंगल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे ये चार्ज है। ये क्या है, चार्ज। फिर से सुनिए, आप इसको देखिए, ये सिंगल प्रोटॉन है,
तो आप देखिए ये जहाँ सिंगल का टर्म आएगा वहाँ चार्ज का वर्ड आएगा, तो ये सिंगल प्रोटॉन है, तो आप बोलेंगे ये चार्ज है। ये क्या है? चार्ज है। अच्छा, जैसे यही बात को मैंने यहाँ बनाया है, यही सिंगल है तो चार्ज है। ये जो ब्लैक कलर का है इसको समझ लीजिए कि ये प्रोटॉन है, और जो ये रेड कलर का है ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक सिंगल प्रोटॉन है, ये चार्ज है, केवल यहाँ चार्ज का वर्ड यूज करेंगे, ये भी चार्ज है। अच्छा, अब यहाँ आइए कि मान लीजिए कि मैंने किसी एक बॉक्स में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रखा है। अच्छा, और मैंने किसी सॉरी उसी बॉक्स में मैंने प्रोटॉन रखा है, एक प्रोटॉन ये, एक प्रोटॉन ये। अब देखिए यहाँ पर ढेर सारे चार्ज इकट्ठे हो गए। जब ढेर सारे चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ हम लोग नेट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नेट चार्ज का। तो इसका मतलब कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर नेट चार्ज क्या है। जब यहाँ पर ढेर सारे चार्ज होते हैं तो वहाँ नेट चार्ज। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आपको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, मतलब अब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये ख़त्म हो गया। अब केवल बचा क्या? एक इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो नेगेटिव। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि इस बॉडी पर या जो इसके अंदर जो रखा है यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो निगेटिव है। वो क्या है? निगेटिव है। अच्छा, इसी बात को अब हम थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, केवल ये लास्ट आप इसको समझिए कि जैसे हम लोग बार बार एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है और ये सब आप जानते भी हैं कि सपोज़ करिए कि आपने एक एटम बनाया। ये एटम था, ये ऐसे था और ये ऐसे था। चलिए मान लीजिए मैं कहूँ कि इस एटम में यहाँ पर 5 प्रोटॉन हैं इसके न्यूक्लियस में। तो ठीक है, तो आप यहाँ बनाएंगे। पहले आप इसको एक काम करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अच्छा, और मान लीजिए कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, चार्ज वर्ड हम कब यूज़ करेंगे? जब सिंगल। और नेट चार्ज का इस्तेमाल कब करेंगे? जब ढेर सारे चार्ज हों। अब देखिए ये क्या है? ये पूरी बॉडी एक एटम है। ये पूरी बॉडी क्या है? एक एटम है। अच्छा, अब इसको आप ध्यान से देखिए, इस एटम में चार्जों का समूह है, ग्रुप ऑफ चार्ज है। तो जब यहाँ ग्रुप ऑफ चार्ज है तो आप यहाँ नेट का इस्तेमाल करेंगे भाई, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 प्रोटॉन हैं, मतलब 5 पॉजिटिव चार्ज है, और 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 नेगेटिव हैं, 5 नेगेटिव चार्जेज हैं, और 5 यहाँ पर 5 नेगेटिव चार्जेस हैं, और यहाँ पर 5 पॉजिटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पूरे में ढेर सारे चार्जेज हैं डिफरेंट नेचर के। तो यहाँ पर हम नेट चार्ज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना हुआ? तो आप बोलेंगे 0। अच्छा, अब इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान सुनिए, मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़ को सिंगल मानने लगते हैं तब वहाँ आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वहाँ पर आप चार्ज भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इस पूरे एटम को सिंगल मान लिया, क्या मान लिया? सिंगल। आप इसको एज ए सिंगल ट्रीट कर रहे हैं। जब आप इसको एज ए सिंगल ट्रीट कर रहे हैं तो इसका मतलब जब आप इसको सिंगल ट्रीट कर रहे हैं तो आप यहाँ धड़ल्ले से चार्ज टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं
बताइए क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? तो आप कहेंगे हाँ है। कितना है? 0 चार्ज है। 0 चार्ज का मतलब क्या? कोई चार्ज नहीं है। अगर आप इसको सिंगल टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अब आगे हम लोग फिर से नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब आनंद से रहिए। थैंक यू।